वॉल्यूम 2 में भी 15 सेट है, इसका भी जो है आपका PDF अपलोड कर दिया करेंगे एंड एक सेट लगा के आप लोग जो है आंसर इसका डिस्कशन के साथ वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसका भी बना देंगे, देन जब आपका समाप्त हो जाएगा तब हम सारे को मास्टर वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सेट नंबर 1 को। सेट नंबर 1 में पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी। तो महामल की उपाधि धारण करने वाला शासक पूछा जाए तो वो नरसिंहवर्मन प्रथम था। नरसिंहवर्मन प्रथम जो था दोस्तों, इसने महामल की उपाधि धारण किया था। नरसिंहवर्मन प्रथम जो कि आपका कौन से वंश के शासक था, ये पल्लव वंश का शासक था। पल्लव वंश का ये शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम। और ये जो था, इन्होंने बतापी कोंड की भी उपाधि धारण की थी, बतापी कोंड का भी उपाधि धारण किया था। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। श्री विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे और पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांजीपुरम थी। कहाँ थी? कांजीपुरम। अगला देखते हैं। अच्छा, पल्लव वंश के जो शासक हुआ करते थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किसके? वहाँ वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे आपका एक दिया हुआ है नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में आपको बता दूँ। नरसिंहवर्मन द्वितीय, इन्होंने जो है नरसिंहवर्मन प्रथम की बात करें तो हाँ, नरसिंहवर्मन द्वितीय जो कि काजी में स्थित कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ही करवाए थे। काजी स्थित कैलाश मंदिर। और नरसिंहवर्मन प्रथम जो हैं, इन्होंने महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहवर्मन प्रथम एकाश्म मंदिर का। अगला है मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। तो वो गुप्त काल में। याद रखिएगा कि सबसे पहले मंदिर बनाने की जो कला का विकास हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। अच्छा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। महाराजा धीराज की। अगला प्रश्न है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था और पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा। और भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरूत स्तूप का निर्माण। शुंग वंश के अंतिम शासक पूछे तो वो देवहूति था, अंतिम शासक शुंग वंश का। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। पतंजलि। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो 322 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसका जन्म 345 में इसका जन्म होता है। 345 में इसका जन्म होता है, ठीक है। और इसके राजगद्दी पर बैठने का जो ईस्वी है वो 322 ईस्वी पूर्व। 322 ईस्वी पूर्व ये गद्दी पर बैठा था। उसके बाद जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था। किसने? जस्टिस ने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य। प्रसिद्ध पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। और 305 ईस्वी की बात करें तो 305 ईस्वी में सेलुकस निकेटर जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 5। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है, जिसके अथर्ववेद के जो रचनाकार हैं वो हैं अथर्वा ऋषि। कौन है? अथर्वा ऋषि। और अथर्ववेद जो है वो कन्या के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को ही जाना जाता है। और गोपद ब्राह्मण जो है, गोपद ब्राह्मण वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और रेहला नामक पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। मोरक्को का यात्री था। दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विभाग है, एक तरफ शासक है, कौन सुमेलित नहीं है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक का है, बिल्कुल सही है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक का। दीवान अर्ज बलमन का है, दीवान अर्ज बलमन का है, सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक का, ये भी सही है। दीवान मुस्तकराज फिरोज शाह तुगलक, ये गलत है। दीवान मुस्तकराज की बात करें तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
दीवान मुस्तकराज विभाग का स्थापना किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान खैरात दान विभाग से संबंधित है। दीवान अर्ज, दीवान जो अर्ज है इसका संबंध सैन्य विभाग से है। दीवान कोही कृषि विभाग से है और दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग से। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो 1562 में। कब? 1562 में। अकबर ने 1562 में स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। और प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने स्वयं को 1562 में मुक्त किया और इसने दास प्रथा का अंत भी 1562 में ही किया। अकबर के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई थी और अकबर के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अकबर ने बिहार प्रांत को 1574 से 75 में जीता था और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि जो जैन धर्म के गुरु हरि विजय सूरी थे, इन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलवर्दी खां। याद रखिएगा कि 1740 में अलवर्दी खां बंगाल का शासक बना। इसने सत्ता संभालने ही मुगलों का राजस्व देना बंद कर दिया। जैसे ही सत्ता संभाला इसने राजस्व देना मुगल को बंद कर दिया और इसके बाद इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला और ब्लैक होल की जो घटना है वो सिराजुद्दौला के समय ही हुई थी और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था इसी के समय। और बक्सर के युद्ध में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी था। आगे देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 रहता है, 74 से 85। इसके शासनकाल में ही राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से। लॉर्ड कर्जन के समय 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा होती है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये लागू हो जाता है बंगाल विभाजन। और लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में सिंचाई आयोग का स्थापना किया गया था। 1902 में पुलिस आयोग का स्थापना हुआ था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था और 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था। तो 1901, 1902, 1904 और 5 आप याद रखिएगा। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह का संबंध ये झारखंड से हो जाएगा। कहाँ से? झारखंड से। भूमिज विद्रोह वर्तमान झारखंड में है, झारखंड राज्य से संबंधित है और झारखंड राज्य से संबंधित विद्रोह में चेरो विद्रोह है जो कि प्रथम चरण इसका 1770 से 71 में हुआ था चेरो विद्रोह का और दूसरा चरण 1800 से 1819 में सेकेंड चरण इसका हुआ था चेरो विद्रोह का। ये भी झारखंड से संबंधित है। कोल विद्रोह का संबंध भी आपका झारखंड से है जो कि 1831 से 32 तक चला था। संथाल विद्रोह का संबंध भी झारखंड से ही है और ये 1885 से 56 तक चला था। और एक और है मुंडा विद्रोह, ये 1899 से लेके 1900 तक है ना। अगला है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस संस्था से जुड़े लोगों को पदों के भूखे कहकर संबोधित किया। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था भी बताया। क्षय रोग मतलब टीबी। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी 1920 में। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घटना होती है और इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 28 जुलाई 1920 को अपनी रिपोर्ट जारी की थी और 28 जुलाई 1920 को अपनी रिपोर्ट देता है। भारतीय विद्रोह का कारण पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां की ये पुस्तक है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खां। बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक हैं वीर सावरकर। तराने हिंद पुस्तक के लेखक मोहम्मद इकबाल है और द रिवॉल्यूशनरी के लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल है।
अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम स्थल है इसे कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। और ये कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग किसे कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी के संगम को। तथा याद रखिएगा कि जो अलकनंदा और मंदाकिनी है इसके संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। तो आंसर आपका कर्णप्रयाग हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? ऑप्शन हो जाएगा इसका काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है और इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसे रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगूर मिट्टी। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को डक्कन पास जोड़ती है, डक्कन पास। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को डक्कन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जोड़ती है, पाक स्ट्रेट। उसके बाद पाक स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका को। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अंडमान तथा निकोबार के मध्य स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? नंदा देवी और नंगा पर्वत ये आपका हिमाद्री का भाग है। हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सभी आपका बृहद हिमालय हिमाद्री का भाग है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो 4। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। वो 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। आगे देखते हैं, काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान जो है ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 27 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो लगभग 11 देशों की सीमा को छूती है। निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? ओनेगा झील। ओनेगा झील आपका हो जाएगा लाडोगा झील, बैकाल झील, विनिपेग झील। तो पूछा है रूस में नहीं है तो विनिपेग, ओनेगा, लाडोगा और बैकाल झील ये सभी आपका जो है वो आपका रूस का झील है। आगे है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू अवशेषित देश नहीं है? तो भू अवशेषित देश नहीं है इसमें से अंडोरा, मोल्डोवा एवं मालवी ये भू अवशेषित देश के उदाहरण हैं। तो नहीं हो जाएगा पलाऊ। अंडोरा है, मोल्डोवा है, मालवी है, लेकिन पलाऊ नहीं है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है, जबकि गिरना पूछा जाए, गिरना, तो ये सिंचाई आपका महाराष्ट्र में स्थित है, गिरना। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखी समिति का संबंध आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। और एलके झा समिति का संबंध रखिएगा तो अप्रत्यक्ष कर से है, जबकि बांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है, बांचू समिति का। भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 से शुरू नहीं किया गया? आंसर है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना 2015 से शुरू नहीं किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 का है। प्रधानमंत्री कौशल विकास फरवरी 2015 का है। सागरमाला परियोजना मार्च 2015 का है, मार्च 2015 का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत सरकार की कौन सी योजना परियोजना वर्ष 2015 में नहीं शुरू किया गया? तो भारतमाला परियोजना जो है ये आपका 2017 में शुरू हुआ था, है ना, 2017 में शुरू हुआ था अक्टूबर महीने में। और सागरमाला की बात किया जाए तो ये 2015 का है, ना कि भारतमाला। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा दूसरी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 और यह योजना थी पीसी महाल नोविस के मॉडल पर आधारित। इसी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। शिक्षा है, बीमा है, सब तृतीय क्षेत्र के, जो सेवा क्षेत्र होता है उसी को तृतीय क्षेत्र कहते हैं ना। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं?
तो आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। जो रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बहुत ही अल्प अवधि के लिए यानी बहुत ही कम समय के लिए आरबीआई के द्वारा जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो उसे नकद प्राप्त करते हैं, है ना। उसके बदले में जो ब्याज देते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो अनुसूची 7वीं। भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची के तहत सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का प्रावधान है। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जिसमें कि अलग अलग संशोधन द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। कितने? 12। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में। कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोकतंत्र की आदर्श झलक हमें संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य एवं दर्शन प्रकट होती है। सार, उद्देश्य और दर्शन। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो वो है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? आंसर है 44वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 का 1 में यह प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे आपके, इसमें से आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध दिसंबर 1954 में, कब? 1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो जून 2005 में। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि हमें 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था इसे। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सचिव करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य पंचायती कर्मचारी करता है, जिसे हम लोग पंचायत सचिव या फिर ग्राम सेवक भी कहते हैं। आम लोग लोकल भाषा में हम लोग ग्राम सचिव ही बोलते हैं उसे। आगे है उपयुक्त कथन में से कौन सा एक सही है? सही देखना है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल जो है सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये दोनों कथन आपका सही है। ए और बी दोनों कथन सही है और बी जो है वो सही स्पष्टीकरण है ए का। आंसर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ए बी दोनों सही है लेकिन बी जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ये होगा। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है बी जो है ए का, ठीक है। अगला है हिंदी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 1949 को 1949 को जो है दिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते भी हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, जिसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते प्रभाव के कारण ताप बढ़ते हैं और ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने दिया था। जोसेफ फोरियर ने। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए भी जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी की जाती है ताकि जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, और वही यह भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है और 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था, 29 जनवरी 2000 को, और यह समझौता 2003 से प्रभावी हो गया। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पतिक सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत में ज्वारीय वन सबसे ज़्यादा सुंदरवन में पाई जाती है। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेश के समृद्ध के ज्वार वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं और इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार सुंदरवन में ज़्यादा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 दिसंबर 1972 को पारित किया गया और इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। 66 धाराएं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो नेचर क्योर। नेचर क्योर के लेखक जो हैं इसमें से मोरारजी देसाई हैं, ना कि रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ की पुस्तक है विसर्जन, गार्डनर, द कोड डांसर। नेचर क्योर किसकी है? तो नेचर क्योर के लेखक हो जाएंगे कौन? नेचर क्योर के मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? लेकिन दिया नहीं गया था, याद रखिएगा, 1937 में। महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। पहली बार 1937 में इन्हें नामित किया गया था और अंतिम बार 1948 में, लेकिन एक बार भी इन्हें नहीं दिया गया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में स्थित है। गैट की बात करें तो हेडक्वार्टर जिनेवा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसाने, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क और यूनेस्को का पेरिस। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा पर उतरने वाला सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उतरने वाला वो है लूना 9। लूना 9 जो है ये सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था चंद्रमा पर। 21 अक्टूबर 1968 को उतरा था और लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है, लूना 3, जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा था जो जो पृथ्वी से अदृश्य था, मतलब नहीं दिखाई देता था। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो रत्नागिरी मठ उड़ीसा में है। रत्नागिरी मठ उड़ीसा में है और प्राचीन काल में यह एक महाविहार यानी कि बौद्ध मठ था। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर। एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, इसीलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन एक दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड है? तो दुर्बल अम्ल इसमें से आपका CH3COOH। ये अम्ल जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः और आयनिक न होकर आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड कहलाते हैं। और एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये सभी आपका दुर्बल अम्लों में उदाहरण हैं। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड हो जाएगा। एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे C में दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक इसमें से कैल्शियम नहीं है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है और इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जल का मिश्रण उपयोगी होता है। हालांकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। मैग्नीशियम मुख्य तत्व है। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। कार्नेटाइट यूरेनियम का, वही एल्युमिनियम का अयस्क होगा क्रायोलाइट, बॉक्साइट, क्रोडम और काओलिन। मैग्नीशियम का डोलोमाइट होता है, इप्सम होता है, लवण, कार्नेलाइट होता है। पोटेशियम का क्या होता है? तो पोटेशियम का हो जाता है
कर्नेलाइट, पोटेशियम का कर्नेलाइट भी होता है, कर्नेटाइट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और यूरेनियम का कर्नेटाइट और पिच ब्लेड होता है। निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। यह कथन जो है आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहा जाता है। तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, तो उसे कहते हैं विलयन की सांद्रता। क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का जो रेशियो होता है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलयन की सांद्रता बराबर आप फॉर्मूला ले सकते हैं, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। निम्नलिखित में किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को, मेथिल अल्कोहल या फिर मेथनॉल CH3 इसे लिखा जाएगा CH3OH को कास्ट स्पिरिट यानी कि वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से। 58 नंबर प्रश्न देखिए। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो वो है परासरण। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण जो होता है वो परासरण होता है। निम्नलिखित में कौन सा लवक यानी प्लाज्मिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूल बीज को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये पोषक तत्व का संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च हो गया, प्रोटीन, वसा जैसे पदार्थ होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक होता है और क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है जो भोजन संश्लेषण में सहायक होता है, क्लोरोप्लास्ट। निम्न में कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो वाहिकाएं फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम में 4 तत्व के, फ्लोएम जो है वो 4 तत्व से बना होता है। चालनी नालिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या बास्ट तंतु और फ्लोएम मृदुतक, ये 4 होते हैं। अगला प्रश्न आता है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इकाइनोडर्मेटा इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो जल संवहन नाल तंत्र की जो उपस्थिति होता है वो इकाइनोडर्मेटा जंतुओं के लक्षण में होता है। संघ इकाइनोडर्मेटा का कुछ प्रमुख लक्षण है। इस संघ में जंतु समुद्री होते हैं। इसके त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं जिन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, और इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या फिर जल संवहन नाल तंत्र होता है, जो कि आपका स्टारफिश ले सकते हैं, सी अर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, और एक और है कि ये एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, तो थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। विटामिन के हो जाएगा। रक्त प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स का प्रमुख कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। और लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट आपका जो हमारे एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेती है। निम्न में कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो संक्रामक रोग के उदाहरण हो जाएंगे इसमें से मलेरिया। संक्रामक रोग के उदाहरण हैं कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया, फलेरिया, ये सभी आपका जो है संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये गुजरात में। भैंस की ये उत्तम नस्ल है मेहसाना सुरती, ये सभी आपका गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा भैंस की और भी प्रजाति है, जैसे हो गया नीली रवि, नागपुरी, जफराबादी, ये सभी आपकी नस्ल है। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। कौन करता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन का खोज 1880 में डार्विन ने किया था और इसके प्रमुख कार्य हैं ये पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, फलों को गिरने से बचाना। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जो जी का मान होता है इसे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता है जी का मान पृथ्वी पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, और न्यूनतम होता है जी का मान विषुवत रेखा पर।
फोटोन कण का खोज किसके द्वारा किया गया? तो फोटोन कण का खोज आइंस्टीन ने किया था। फोटोन खोज का खोज आइंस्टीन ने किया था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित रहता है, वो उसकी आवृत्ति होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, उसकी जो आवृत्ति होगी, वो परिवर्तित नहीं होगी। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? आंसर होगा बोरॉन का। नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है, बोरॉन या फिर कैडमियम। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सदिश राशि के उदाहरण नहीं है? सदिश राशि के उदाहरण नहीं है तो कार्य सदिश राशि के उदाहरण नहीं है। सदिश राशि से तात्पर्य वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सभी आपका सदिश राशि है। कार्य, समय, विद्युत धारा, ताप, दाब, आयतन, चाल, ये सभी आपका अदिश राशि का उदाहरण है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव आयोजन किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय। दिसंबर 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो वर्ष 2022 का व्यास सम्मान के लिए चुना गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, जिनकी पुस्तक का नाम है, जिनकी उपन्यास है पागल खाना। क्या है? उपन्यास पागल खाना। और अस्कर वजाहत को 2021 में उनकी नाटक महाबली के लिए दिया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को IIT खड़गपुर में। कहाँ पे? IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम शक्ति IIT खड़गपुर में, परम कामरूप पूछे तो IIT गुवाहाटी में, परम अनंत IIT गांधीनगर में और परम गंगा IIT रुड़की में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत 126वें स्थान प्राप्त किया है, कथन सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। डेनमार्क, आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है, सही है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है ना। अगला है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया? तो साइक्लोन फर्स्ट जो किया है भारत और मिस्र के बीच, भारतीय सेना ने मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया है। जैसलमेर में किया गया। कहाँ पे? जैसलमेर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इंदौर में किया गया है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन। कहाँ पे? तो इंदौर में। इसमें जो है मुख्य अतिथि आए थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और जो विशिष्ट अतिथि थे वो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? तो फितूर का आयोजन स्पेन में किया गया। स्पेन में, मैड्रिड स्पेन में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का आयोजन किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, यह कथन आपका जो है वो सही है। बिहार का स्थान अंतिम है, यह कथन आपका गलत है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष पर है, जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पे है और बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पे, यानी 16वीं रैंक है बिहार की। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो चालू वर्ष 2023 को जो है वो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे दिया है कि बिहार की जो जाति जनगणना की गई है उसके अकॉर्डिंग बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जो कुल जनसंख्या इसमें हो जाएगा आपका 13,07,25,310 है यहाँ का, है ना। बी आंसर है ना। 13,07,25,310 हो जाएगा आपका, है ना। और सबसे अधिक आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, सबसे अत्यधिक आबादी। आगे देखते हैं, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुधा मूर्ति। और ए लाइफ इन द शैडो पुस्तक के लेखक हैं A.S. दुलंत।
एमिली हेनरी की पुस्तक है हैप्पी प्लेस। एमिली हेनरी की पुस्तक हैप्पी प्लेस। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, यह कथन आपका सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। अर्जेंटीना ने दूसरी बार यह खिताब जीता, ये कथन गलत है। अर्जेंटीना वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण का आयोजन कतर दोहा में किया गया। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब जीता है, ना कि दूसरा, तीसरा हो जाएगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त का एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की एक समिति सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो आंसर याद रखिएगा इसका, न्यायमूर्ति के.एस. जोसेफ। न्यायमूर्ति के.एस. जोसेफ। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ द्वारा किया गया। निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वो है तमिलनाडु। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु ने स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिप्किंस। कौन बने हैं? क्रिस हिप्किंस। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो प्रित्जर पुरस्कार 2023 जीतने वाली डेविड एलन चिपरफील्ड है। कौन है? डेविड एलन चिपरफील्ड। ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारतीय सेना अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। सॉरी, रॉकेट निकल गया। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उत्सव और राज्य में? तो देखिएगा कि त्रिशूरपुरम उत्सव तमिलनाडु का है, खारजी उत्सव मणिपुर का है। सही सुमेलित है ये पूछा गया है, ये गलत दिया हुआ है। तुरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश का, तो केवल और केवल तुरंगिया उत्सव आपका सही दिया हुआ है ना, तुरंगा उत्सव। त्रिशूरपुरम उत्सव आपका केरल का है, ना कि तमिलनाडु का। खारजी त्रिपुरा का है, ना कि मणिपुर का। और अरुणाचल प्रदेश का तोरगिया उत्सव और परशुराम कुंड महोत्सव दोनों आपका अरुणाचल प्रदेश का ही है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2023 तक। भारत सरकार जो है कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 रखा है, जबकि WHO 2030 रखा है। WHO वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरिडा के अध्यक्ष कौन है? तो इरिडा के अध्यक्ष देवाशीष पांडा है। कौन है? देवाशीष पांडा। और फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक एवं हिमांशु पाठक, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। आगे है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है, जिसको हम लोग 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, और इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप 2023 का थीम है, 2023 का। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृंजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से। सृंजा अंकुला टेबल टेनिस से संबंधित है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जापान में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी, सॉरी एक मिनट गलत बोल दिए। 49वां G7 शिखर सम्मेलन, 49वां ये आपका जापान में होगा। 48वां आपका 2022 में जर्मनी में, और 49वां जो होगा आगे 49वां जो होगा वो आपको बता ही दिए जापान में होगा 2023 में। एंड 50 जो लास्ट होगा वो आपका 2024 में इटली में होगा, 2024 में इटली में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना है? 7,06,845 करोड़ रुपया आपका हो जाएगा। आंसर नंबर बी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले देश का सही क्रम। तो FDI निवेश में सही क्रम आपका सिंगापुर, मॉरिशस और UAE है। सिंगापुर, मॉरिशस और UAE।
चलिए अब मैथ का प्रश्न आता है कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों का मौसौ 15 और दोनों संख्याओं का लौसौ ज्ञात कीजिए। मौसौ दिया हुआ है, लौसौ ज्ञात करना है। तो दो संख्या है जिसका अनुपात 3:4 दिया है, मौसौ 15 है। तो पहली संख्या आपका 15 गुने 3 पहली संख्या, तो 15 तिया 45 और दूसरी संख्या 15 गुने 4 यानी कि 15 चौका 60। अब लौसौ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दोनों संख्या का गुणनफल बटा मौसौ। निकाल लीजिएगा, आंसर आएगा इसका ए 180। 96 नंबर प्रश्न है, इसका भी आंसर बी हो जाएगा, बी। 97 नंबर प्रश्न देखिए, 97 नंबर का बी हो गया। 98 नंबर प्रश्न का आंसर है सी 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद 99 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है जो कि आप लोग बना ही लेंगे, इजी ही प्रश्न है, सी हो जाएगा आंसर। एंड सॉरी सी नहीं होगा, गलत बोल दिए, बी हो जाएगा इसका आंसर, बी। 19 यहाँ पे, हाँ। और आगे एक प्रश्न है लास्ट 100 नंबर, इसका आंसर ए हो जाएगा, 6 और 8 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका सेट नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करेंगे कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को